तो बच्चे द लिविंग वर्ल्ड अगेन वो वर्ल्ड है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो जिनमें लाइफ प्रेजेंट होती है। लाइफ क्या है? लाइफ एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की, जिसके बेसिस पे, जिसकी हेल्प से वो सस्टेन कर पा रहा है इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में। तो इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और बच्चे ये लाइफ जो है वो इनको सस्टेन करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, और इस लाइफ के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हैं, और उस फीचर्स के अंडर हम इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे कि वो पर्टिकुलर फीचर्स है क्या जिसकी हेल्प से हम लाइफ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बच्चे हम इस लाइफ के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के साथ, क्योंकि बच्चे जब लाइफ की प्रॉपर्टी समझेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जानेंगे, तभी हम नॉन लिविंग और लिविंग को डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बच्चे लाइफ की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं एक एक करके और जानते हैं इस लिविंग एस्पेक्ट के बारे में। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो लाइफ को और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन करती है। तो बच्चे सबसे पहली प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम डील करते हैं वो है ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है? किसी ऑर्गेनिज्म का प्राइमरीली और सेकेंडरीली ग्रो करना, यानी कि उसका वेट ग्रो करना, उसका हाइट ग्रो करना, लेंथ ग्रो करना। तो बच्चे उसका डेवलप होना प्राइमरीली और सेकेंडरीली, तो बच्चे उसे ग्रोथ कहेंगे, है ना। तो बच्चे हम ये ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत एफिशिएंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे इस केस में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो आप प्राइमरीली ग्रो करते हो, चाहे कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, आप उसमें ग्रोथ देख सकते हो, है ना। तो बच्चे हमारे पास सिर्फ लिविंग ही नहीं, नॉन लिविंग मैटर भी है जो ग्रो करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के केस में ग्रोथ ऑब्जर्व कर सकते हो, डेवलपमेंट ऑब्जर्व कर सकते हो। तो बच्चे उस पर्टिकुलर केस में अगर नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है तो फिर ये लिविंग की प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। अब नॉन लिविंग कैसे? आप माउंटेन्स को ग्रो करते हुए देखते हो, वहां पे डस्ट डिपॉजिट हो रहा है, क्रिस्टल्स को ग्रो करते हुए देखते हो, उसमें क्रिस्टल्स में फर्दर और डिपोजिशन हो रहा है, वो ग्रो कर रहा है। तो बच्चे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर रहा है, चाहे ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे प्लांट हो, तो हर केस में आप ग्रोथ देख रहे हो, उसके साथ साथ नॉन लिविंग मैटर में भी ग्रोथ देख रहे हो। तो वो लाइफ की प्रॉपर्टी कैसे हुई? माउंटेन्स में जान नहीं है, क्रिस्टल्स में लाइफ नहीं है, अगेन कैसे प्रॉपर्टी हुई उसकी? तो बच्चे वही मैं डिफाइन करूं तो ग्रोथ जो है उसके केस में डेवलपमेंट हो रहा है प्राइमरीली, सेकेंडरीली, बट नॉन लिविंग में होने की वजह से, यानी कि एक एक्सेप्शंस होने की वजह से, तो ग्रोथ जो है वो उसकी डिफाइनिंग नहीं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बन जाती है। डिफाइनिंग नहीं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बन जाती है। वो कैसे? क्योंकि बच्चे हमारे पास ग्रोथ जो है वो सिर्फ नॉन लिविंग की नहीं, सिर्फ लिविंग की नहीं, नॉन लिविंग की भी प्रॉपर्टी है। उसके केस में भी ग्रोथ देखने को मिलती है, सुपरफिशियल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ ही सही, बट ग्रोथ तो देखने को मिल रहा है ना। तो बच्चे जिसकी वजह से हमारे पास ग्रोथ वाले कंसेप्ट में एक्सेप्शन आ गया। तो मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसा कोई कंसेप्ट जिसमें हमारे पास एक्सेप्शंस होते हैं उसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मतलब हमारे पास लिविंग की प्रॉपर्टी है, लाइफ की प्रॉपर्टी है ग्रोथ, लेकिन वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, जिससे हम कंप्लीटली एक एस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट एन एक्सेप्शन। तो आप डेफिनेशन लिखते हो किसी भी चीज की, डेफिनेशन में जो भी चीजें मेंशन की जाती है उसके केस में एक्सेप्शन नहीं होता बेटा। ठीक है, तो उस केस, पर्टिकुलर केस में आपको एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे, लेकिन ग्रोथ जो है इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं।
ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इसीलिए बिकॉज नॉन लिविंग ऑल्सो शोज ग्रोथ, वो ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ जो है बच्चे वो यूनिसेल्युलर, लिविंग में यूनिसेल्युलर भी शो करेगा और मल्टी सेल्युलर भी शो करेगा। तो बच्चे इन दोनों एस्पेक्ट में हम ग्रोथ को एनालाइज करें तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे हमारे पास, इनके केस में जो ग्रोथ होता है वो रिप्रोडक्शन के इंक्लूसिव होगा। यानी कि जब आप बैक्टीरिया को लोगे, बैक्टीरिया ग्रो करेगा और ग्रोथ के साथ साथ उसका डिविजन हो जाएगा, यही होगा। तो मतलब ग्रोथ हो रहा है और ग्रोथ के साथ साथ डिविजन होगा। उसके केस में ग्रोथ का मतलब ही डिविजन है, नए ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप करना। तो मतलब उसके केस में ग्रोथ हो जब भी होगी बैक्टीरिया के केस में, तभी रिप्रोडक्शन भी होगी। तो मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन उसमें अलग नहीं है, वो म्यूचुअली इंक्लूसिव है, यानी कि एक साथ इंक्लूडेड। इज इंक्लूसिव इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर में ग्रोथ अलग चीज है और रिप्रोडक्शन अलग चीज। तो दोनों जो है वो एक्सक्लूसिव है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है। उसके केस में हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को साथ में स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हुई हमारी ऐसी पहली प्रॉपर्टी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, एस्पेक्ट को एक्सप्लेन जरूर करती है लेकिन विद एन एक्सेप्शन। ठीक है, इसके केस में एक्सेप्शन है, तो इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। बच्चे सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है रिप्रोडक्शन इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन मीन्स गिविंग बर्थ टू यंग वन, तो यंग वन को बर्थ देना। तो बच्चे हमारे केस पास एक एस्पेक्ट हमने अभी डील किया, यूनिसेल्युलर के केस से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव है, यानी कि जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो बच्चे लेकिन मल्टी सेल्युलर में ये डिफरेंट है, पर दोनों के केस में रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, और नॉन लिविंग जो है वो रिप्रोड्यूस बिल्कुल नहीं करते। तो बच्चे इसके केस में क्या रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी? नहीं, रिप्रोडक्शन इज अगेन नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्शन जो है वो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, लाइक ग्रोथ। वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी? इसलिए क्योंकि इसके केस में भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो लिविंग और लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स पूरे करते हैं लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स लाइक म्यूल। म्यूल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यंग वन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सस्टेन करता है, लाइफ के सारे एस्पेक्ट पूरे करता है, ग्रो करता है, बट अगेन वो रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो रिप्रोड्यूस ना करने का मतलब ये नहीं है कि वो एक नॉन लिविंग हुआ। ठीक है, उसके अलावा स्टेराइल और इनफर्टाइल कपल्स, कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो यंग वन को बर्थ नहीं दे पाते। कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जिनके केस में यंग वन प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो बच्चे वो भी तो, वो कपल्स भी तो लिविंग है ना, वो ऑर्गेनिजम्स, वो मेल या फीमेल भी तो लिविंग है। तो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बात करें तो हमारे पास रिप्रोडक्शन के केस में एक्सेप्शन आ गया, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई दो प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी जो कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी वो है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। तो बच्चे मेटाबॉलिज्म आर द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर्स इन अ लिविंग बॉडी। तो सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि लिविंग बॉडी में होती है।
तो बच्चे मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होगा, जो कभी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करेगा। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करती है, बट एक्चुअली कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता। ये मेटाबॉलिज्म जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ कंटिन्यूएशन में रहती है। तो मुझे इस तरीके की रिएक्शन एनवायरमेंट में नहीं होगी। हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो नॉन लिविंग मैटर है, उसके केस में नहीं होगी। उनकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस नहीं हो रही है, हाँ केमिकल रिएक्शंस हो रही है, लेकिन वो सेल्फ सस्टेनिंग नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस जो जो जिसे कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं वो नहीं होगी। हमारी बॉडी में जब भी फूड जा रहा है वो मेटाबोलाइज होगा, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट जो होंगे वो एक्सक्रीट होंगे, अगेन मेटाबॉलिज्म होगा। तो बच्चे हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो है जब तक रनिंग है तब तक लाइफ है, अगर नहीं है, अगर ये रुक गया तो बच्चे हमारी बॉडी जो है वो डेड हो जाएगी। डेथ के बाद भी कुछ केमिकल रिएक्शन जो है वो होती रहेंगी बॉडी के ऊपर, बट मेटाबॉलिज्म रन नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब मेटाबॉलिज्म की एब्सेंस की वजह से हमारे पास लाइफ नहीं होगी, और किसी नॉन लिविंग मैटर में भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो इट्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसीलिए क्योंकि इसके केस में एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टी हो गई। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो हमें यहाँ पे डील करनी है, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो फोर्थ, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो बच्चे सेल्फ कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस अबाउट फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो उनकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, जो बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, जिसे लेकर रिस्पॉन्ड करना जरूरी होता है बॉडी का। ठीक है, तो बच्चे सेल्फ कॉन्शियसनेस में ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अवेयर अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, तो बच्चे सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस नॉन लिविंग में नहीं होगा। नॉन लिविंग में हमारे पास हम डाटा फीड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डाटा जो है वो एक्सेस करेंगे, डाटा एक्सेस करने के बाद वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो वो डाटा जो है वो हमारा सेटअप है, हमने फीड किया है। तो कुछ रोबोट्स होते हैं, उन्हें हम डाटा देते हैं, उन्हें हम स्टिमुलस देते हैं, एनर्जी देते हैं ताकि वो काम कर सके। तो जो उनके केस में वो खुद से अवेयर नहीं है, जब तक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग नहीं होगा वो वहां पे काम नहीं करेंगे। बट हम जो है वो अवेयर रहते हैं कि कौन सी चीज हमें इफेक्ट कर रही है, कौन सी चीज हमें हार्म कर रही है, तो सारी चीजों से अवेयर रहेंगे और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो नॉन लिविंग में नहीं होती, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियस जरूर होते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे पास चाहे यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, वो हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं टू स्टिमुलस, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो केमिकल हो, तो किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड करेंगे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो है बिल्कुल ऐसे एक स्टिमुलस की बात करते हैं लाइट की, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स नहीं है। वो क्या करते हैं, कोई भी चीज जो उन्हें फेवरेबल लग रही है तो उसकी तरफ मूव करेंगे, जो चीज फेवरेबल नहीं है उससे दूर जाना शुरू करेंगे। उसे टेक्सिस कहा जाता है। टेक्सिस यानी कि किसी चीज से पास जाके या दूर जाके उस पे रिस्पॉन्ड देना, उस पे रिस्पॉन्स देना। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो डेफिनेटली देगा। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो बच्चे लेकिन हम बात करें उस इंसान की जो कोमा में होता है, उसके बारे में क्या? तो बच्चे जो पर्सन कोमा में होता है, पर्सन कोमा में होता है, वो चाहे उसे बहुत सारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट जरूर करते होंगे, लेकिन वो सेंस नहीं कर पाता, उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तो उसके केस में हम क्या कहेंगे? तो बच्चे जो पर्सन कोमा में होता है वो इसीलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता क्योंकि वो ब्रेन डेड होता है।
मतलब यहाँ पे हमने उसके लिए टर्म यूज कर दिया डेड, कि वो ब्रेन डेड है। मुझे ब्रेन डेड होने की वजह से उसको हम वेंटिलेटर्स पे रखते हैं। वेंटिलेटर्स यूज किए जाते हैं ताकि उसके कुछ फंक्शन जो है वो रेज्यूम्ड रहे, तो वो काम करते रहे कुछ ऑर्गन्स, ताकि वो एक्टिव हो सके दोबारा से। तो बच्चे हमारे पास जो ये ब्रेन डेड ऑर्गेनिज्म है, तो डेड ऑर्गेनिज्म जो है अगर वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं शो कर रहा तो ऑब्वियस है ना, तो डेड ऑर्गेनिज्म ब्रेन डेड टर्म दे रहे हैं उसे हम। तो जब वो ब्रेन डेड ऑर्गेनिज्म जो कोमा में है वो सेल्फ कॉन्शियस इसीलिए नहीं है क्योंकि उसका ब्रेन जो है फंक्शनल नहीं है, वो डेड टर्म्स में काउंट हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए। तो बच्चे हमारे पास ये चार प्रॉपर्टीज हुई जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग स्ट्रक्चर में होती है। उसके बाद अब हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, डाइवर्सिटी की। तो बच्चे ये चार प्रॉपर्टीज के बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है बच्चे। वी हैव वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस बायोस्फीयर। तो बच्चे वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हम देखते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट्स बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग और डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है। तो बच्चे बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ बायोस्फीयर। तो बच्चे जो डिफरेंट वेराइटीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बायोस्फीयर में जो हम एनालाइज कर पा रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स है, वो सारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। तो बच्चे वी हैव नियरली 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स। तो सोचो इतने ऑर्गेनिजम्स है, अगर आपका इंटरेस्ट है इन्हें स्टडी करने को तो आप इसे स्टडी कर सकते हो, अपने लाइफ टाइम में नहीं कर सकते बेटा, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बच्चे क्यों ना ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ हो सके कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को स्टडी करें और उस ग्रुप में कुछ कॉमन ऑर्गेनिजम्स को डाल दें, तो ग्रुप के फीचर्स ऑर्गेनिज्म के फीचर्स हो जाएंगे। हमें क्या करना है, उस ग्रुप के फीचर्स स्टडी करना है और अल्टीमेटली एग्जांपल्स डील करनी है, हमें पता चल जाएगा ये सारे ऑर्गेनिज्म से ये पर्टिकुलर फीचर्स है, तो मुझे इजी हो जाएगा वैसा करना। तो बच्चे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को जब हम इजीली स्टडी नहीं कर पा रहे, हमने कुछ इसी तरीके के से ग्रुपिंग सिस्टम को ऐड किया ताकि हम कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी को एनालाइज कर पाए, स्टडी कर पाए, ठीक है। तो बच्चे इसके लिए हमारे पास हमने एक ब्रांच इंट्रोड्यूस की, दैट इज टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी के बारे में बात करूंगी। तो जो टेक्सोनॉमी जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के साथ जो हमें बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने में हेल्प करेंगे, बायोडाइवर्सिटी की स्टडी को एफिशिएंट बनाने में हेल्प करेंगे। तो टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विथ, मैं तीन पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात करूंगी। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें दिख रहा है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म के फीचर क्या है, कैसा ऑर्गेनिज्म है, किससे रिलेट कर रहा है। तो ये सारे पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, चाहे वो फीचर स्टडी करने का हो, कैरेक्टर स्टडी करने का हो या फिर रिलेशन अंडरस्टैंड करने का हो, तो बच्चे वो आइडेंटिफिकेशन में आएगा। आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैरेक्टराइजेशन, यानी कि कैरेक्टर्स को स्टडी करना। तो आइडेंटिफाई किया हमने ऑर्गेनिज्म को, और आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है उसका नेम देना, क्योंकि अगर हम नेम देंगे तो उसे ग्रुप कर पाएंगे। तो आइडेंटिफाई करना, नेमिंग देना, यानी कि सेकेंड एस्पेक्ट है नोमेनक्लेचर। तो ये ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है आइडेंटिफिकेशन के साथ, दूसरा नेमिंग यानी कि नोमेनक्लेचर के साथ, और तीसरा क्लासिफिकेशन यानी कि ग्रुपिंग के साथ। बताओ क्या करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें दिख रहा है तो हम पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी कैरेक्टराइजेशन करेंगे,
उसको नेम देंगे और अल्टीमेटली जैसे उसके फीचर होंगे, जिसके साथ मैच कर रहे होंगे, जिसके साथ डिफरेंट होगा, अकॉर्डिंगली उसको ग्रुप में प्लेस कर देंगे, यानी कि उसकी क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो ये है ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी, ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि टेक्सोनॉमी। और बच्चे ये टर्म जो है टेक्सोनॉमी ये दिया गया था बाय एपी कैंडोल। एपी कैंडोल ने ये टर्म दिया था टेक्सोनॉमी, ठीक है। और ये टेक्सोनॉमी जो है इसी को पूरे चैप्टर में हमें स्टडी करना है, वो चीजें जो कि टेक्सोनॉमी का हिस्सा है और वो चीजें जो टेक्सोनॉमी को स्टडी करने में हमें हेल्प कर रही है, ठीक है। तो बच्चे एक एक करके ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स डील करते हैं, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास पहला एस्पेक्ट है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन यानी कि एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर्स। हम क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है। यानी कि हम पहचानेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टर्स है। बच्चे आइडेंटिफिकेशन मींस एनालाइजिंग कैरेक्टर्स यानी कि कैरेक्टराइजेशन एंड रिलेटिंग विद इट विद अदर ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, उसके साथ रिलेट करना, ताकि हमें पता चल सके कि कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ ये रिलेटेड है और कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो कितने कितने डिफरेंट है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास आइडेंटिफिकेशन जो है उसके दौरान हम कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ही आजकल डील करते हैं, दैट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन के दौरान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी डिटरमाइन किए जाते हैं। तो रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आजकल डील किया जा रहा है। तो बच्चे वो टेक्सोनॉमी की ब्रांच, वो टेक्सोनॉमिकल एस्पेक्ट जिसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी डिटरमाइन किया जाता है, उसे सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो सिस्टमैटिक्स अगेन आप कह सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि ऑर्गेनिजम्स के इंटर रिलेशनशिप को डिटरमाइन करती है ताकि उसे टेक्सोनॉमी के अंदर क्लासिफाई किया जा सके। तो सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फर्दर क्लासिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन के दौरान आप पर्टिकुलर एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स भी डील कर सकते हो कि जो फॉसिल मिला है उससे कितना रिलेटेड है, ये फॉसिल जो है जो पुराने प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है उससे कितना रिलेटेड है, जो लेटेस्ट डिस्कवर्ड हुए हैं या प्रिमिटिवली डिस्कवर्ड हुए हैं उनसे कितना रिलेटेड है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो डील किए जा सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे आइडेंटिफिकेशन हो गई, अब दूसरा एस्पेक्ट है हमारे पास नोमेनक्लेचर, यानी कि अब आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसके डिफरेंट फीचर्स देखे और रिलेशन डिटरमाइन किया, और रिलेशन डिटरमाइन करने के बाद हमें पता चल गया कि ऑर्गेनिजम्स किससे ज्यादा रिलेटेड है और कितना किससे डिफरेंट है। अब ये सारे फीचर्स एनालाइज कर लिए और अल्टीमेटली अब हम इसको नेम करेंगे ताकि हमें पता चल सके, हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलरली प्लेस कर सके एक पर्टिकुलर ग्रुप में अंडर क्लासिफिकेशन, जो थर्ड एस्पेक्ट है टेक्सोनॉमी का, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग एस्पेक्ट, अब मैं नेम देने जा रही हूँ, नेमिंग करने जा रही हूँ। तो बच्चे नोमेनक्लेचर जो है नोमेनक्लेचर वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है ऑर्गेनिज्म के नेमिंग के साथ, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम ऑर्गेनिजम्स को नेम कर रहे हैं तो दिया जा सकता है बेटा, इसमें जो नेमिंग प्रोसेस होता है वो बेस आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे होता है। क्या क्या कैरेक्टर्स जो है वो डिटरमाइन किए गए, क्या क्या कैरेक्टर्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास एक पर्टिकुलर
कैरेक्टर्स और फीचर्स के बेसिस पे नोमेनक्लेचर दिया जाएगा। तो जो हमारे पास जो नेमिंग प्रोसेस होता है उसमें हम ध्यान रखते हैं लोकल नेम्स का और बायोलॉजिकल नेम्स का। तो हमारे पास दो तरह के नेम्स होते हैं। तो जिसमें से पहला नेम होता है वर्नैक्युलर नेम। वर्नैक्युलर नेम जो है वो नेम है जो कि लोकल नेम कहा जाता है। आप किसी भी चीज को लोकली नेम दे सकते हो। इनफैक्ट अगर आप अपने लोकल एरिया से ही बात करो, अपनी स्टेट में ही बात करो, आप डिफरेंट रीजन में चले जाओगे, वहां पे एक पर्टिकुलर चीज का नाम भी अलग होगा। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास इतना डाइवर्सिटी है और लैंग्वेजेस में डिफरेंस है, हमारे पास जो है उनके तरीके में, कल्चर में डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम कुछ लोकल नेम जो है वो डिफरेंट पाएंगे, है ना। तो बच्चे वो लोकल नेम जब आप कहीं पे जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर कंट्री में जा रहे हो, डिफरेंट कंट्री में जा रहे हो, आप किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हो, वो जो पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हो वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में अगर आप उसे बता रहे हो, फॉरेनर से किसी से मिल रहे हो, अगर आप हिंदी में उसे कन्वर्सेट कर रहे हो और अकॉर्डिंगली बता रहे हो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, इसका नाम ये है, तो इस ऑर्गेनिज्म में ये फीचर्स है। ठीक है, तो ये फीचर्स होते हैं, ये पर्टिकुलर हैबिट्स हैं। तो बच्चे वो कैसे समझेगा कि जो आप ऑर्गेनिज्म बता रहे हो वो कौन है ना। और वो लोकल लैंग्वेज में अगर आप सर्च भी करने लगो तो बहुत मुश्किल है कि वो ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आपको गूगल सर्च पे भी मिल जाएगा। तो जो लोकल नेम जो है वो हमारे पास एक कम्युनिकेशन गैप बना देगा, यानी कि हम नहीं बता सकेंगे किसी भी, अभी कभी हम रिसर्च कर रहे हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिला, हम कभी भी कन्वे नहीं कर पाएंगे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सा है, किसी और कंट्री में, किसी और रीजन में पाया जाता है या नहीं पाया जाता, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं उसके लिए, लोकल नेम। तो वर्नाक्युलर नेम जो है वो कंफ्यूजन कॉज कर सकता है, इसीलिए हम जो है कॉमन नेमिंग सिस्टम लेते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल नेम। तो बायोलॉजिकल नेम लेते हैं जो वर्ल्ड वाइड सेम होगा, इसके केस में कोई भी चीज सही नहीं होती। हमारे केस में कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम जो है वो सेम रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप एक पर्टिकुलर स्पीशी का नेम ले रहे हो तो कहीं पे भी जाके वो स्पीशी का नेम सेम ही होगा। अगर आप स्पीशी को एक्सप्लेन कर रहे हो, सामने वाला इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि ये स्पीशी जो है पर्टिकुलरली ये है। ठीक है, उसके वहां के लिए वहां पे ऑप्टिमम टेम्परेचर यही था और यहाँ पे भी उस स्पीशी का ग्रो करने का टेम्परेचर यही है। ठीक है, पर्टिकुलर हैबिट्स पूरा कन्वे कर पाओगे। तो जो बायोलॉजिकल नेम जो है वो एक बून की तरह है, जब हम यहाँ पे जोलॉजिकल सिस्टम के अंदर काम करते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर काम करते हैं। तो बच्चे बायोलॉजिकल नेम जो है हम मेनली डील करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के केस में। तो वी हैव टू पर्टिकुलर कोड्स जिनके अंदर नाम दिए जाते हैं, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर जो प्लांट से डील करता है, यानी कि ICBN, एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये दो कोड्स है जो बोटानिकल यानी कि प्लांट नेम और एनिमल नेम के साथ डील करता है, ICBN एंड ICZN। ICBN का मीनिंग इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर नहीं है, इट्स बोटानिकल नोमेनक्लेचर, राइट। बच्चे बायनॉमियल नोमेनक्लेचर जो हम मोस्टली यूज करते हैं उसमें हम दो पर्टिकुलर वर्ड्स यूज करते हैं ताकि हम किसी को नेम दे सके। तो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस जो थे उन्होंने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया था। एक्चुअली ये कंसेप्ट जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का था ये गैस्पार्ड का था। उन्होंने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट जरूर दिया था, लेकिन बच्चे उसे एक्चुअलिटी में कन्वर्ट करने वाले कार्लस लीनियस थे। उन्होंने क्या किया था, कार्लस लीनियस ने बहुत सारे प्लांट वेराइटीज जो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी थी तो उनको नेम दिया था अपनी एक बुक में, दैट इज सिस्टमा नेचर।
सिस्टमा नेचुरा, ये इनकी बुक है जिसमें उन्होंने बहुत सारे प्लांट जो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके थे उनको नेमिंग दिया था। तो मतलब इस वजह से एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जो है वो कार्लस लिनियस को जाता है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का। तो ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर जो है, जैसे मैंने कहा, इसमें 2 पर्टिकुलर वर्ड्स यूज होते हैं फॉर नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म, और वो 2 वर्ड्स जो हैं वो है, फर्स्ट वर्ड जो होगा वो होगा जीनस, और सेकंड वर्ड जो होगा वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट। तो बच्चों हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड जो पहला वर्ड होगा वो जीनस होता है और सेकंड वर्ड जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, यानी कि स्पीशी नेम। ठीक है, तो जीनस और स्पीशी एक्चुअली हमारे पास ग्रुप्स है जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। तो बच्चे उस ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही इनको नेम दिया जाएगा, जो उनका जीनस होगा, जो उनका स्पीशी होगा, अकॉर्डिंगली वैसा ही है। तो बच्चे इस बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को पूरा करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। पहला रूल यही कि फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस होना चाहिए, और सेकंड वर्ड जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला रूल है जो कि 2 वर्ड्स बना रहा है ना। सेकंड रूल, फर्स्ट लेटर जो होगा जीनस का, इट शुड बी कैपिटल। जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट वर्ड जो होता है वो स्मॉल होना चाहिए। बच्चे अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एक पर्टिकुलर स्पीशी का, मैंगो, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का बोटानिकल नेम है। तो इसे इसके केस में मैंगीफेरा जो है वो जेनेरिक नेम है और इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। तो जेनेरिक नेम सबसे पहला नेम है, तो इसका पहला लेटर देखो लार्ज है, कैपिटल है, दैट इज एम, और इसका पहला वर्ड आई, स्मॉल लिखा गया। ठीक है, तो हमारे पास ये हुआ पहला रूल आफ्टर दिस 2 वर्ड्स। ये 2 वर्ड्स है, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम, और दूसरा फर्स्ट लेटर जेनेरिक नेम का कैपिटल होगा, सेकंड वर्ड जो है, जो स्पीशी है उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, तो थर्ड रूल लिखते हैं। थर्ड रूल ये है कि हमारे पास डिस्कवरी कहीं पे भी हो, उसका नेम किसी भी ओरिजिन का हो, बट इट शुड बी लैटिनाइज्ड। वर्ड जो है वो हमारे पास लैटिनाइज होना चाहिए। उसको लैटिनाइज होना चाहिए। मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका टर्म जो है वो इंडिया से लिया गया है लेकिन उसे लैटिनाइज किया गया, दैट इज इंडिका। ठीक है, तो वर्ड जो है वो इट शुड बी लैटिनाइज्ड। अब बच्चे अगर हम वर्ड को टाइप कर रहे हैं, नेम को टाइप कर रहे हैं, तो टाइप जो है उसकी टाइपिंग जो है वो इटैलिक्स फॉन्ट में होनी चाहिए ताकि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके। और अगर हैंड रिटन है, अगर आप हाथ से लिख रहे हो, तो बच्चे इसके केस में हमारे पास ये जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम जो है इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। सेपरेटली अंडरलाइन। ठीक है, और उसके बाद अगर आप किसी रिसर्चर का नेम लिखना चाहते हो तो रिसर्चर नेम जो है वो लास्ट में मेंशन होना चाहिए। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका का नाम लीनियस ने किया था, ये है नेम कंप्लीट, मैंगीफेरा इंडिका लीनियस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये है कुछ फीचर्स, एक एडिशनली मैं खुद से ऐड कर रही हूँ, दैट इज टॉटोनियम्स, नो टॉटोनियम्स इन बोटानिकल नेम। बोटानिकल नेम के केस में हमारे पास टॉटोनियम्स नहीं होंगे। टॉटोनियम्स क्या होते हैं? रेपिटेटिव नेम्स, यानी कि जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम सेम होगा। कोबरा के केस में नाजा नाजा इज द नेम। रैट का नेम जो है बायोलॉजिकल नेम रैटिस रैटस।
तो इसके केस में जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम सेम है, बट प्लांट्स के केस में ये जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम नहीं होते, यानी उनके केस में प्रोटोनियम्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे, उनके केस में प्रोटोनियम्स एप्लीकेबल नहीं होते। तो ये है कुछ पर्टिकुलर रूल्स जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर से एसोसिएटेड है, वो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर जिसके बेसिस पे हम नेमिंग करते हैं आजकल ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, दिस इज अबाउट नोमेनक्लेचर।